हेलो एवरीवन। आज हम प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है कि जिससे हमको पता चल जाता है कि इस वर्ड के साथ हमको ये वाली प्रेपोजिशन, जैसे यहाँ पे पियर है तो पियर के साथ आपका क्या आना चाहिए, एट ही आना चाहिए। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन दिखाता है कि उसके साथ यही प्रेपोजिशन आएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और फर्स्ट टाइम जो मेरे चैनल को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले जो प्रेपोजिशन हमारे सामने है, इसके पहले मैंने प्रेपोजिशन की जो कराया है वो मैंने प्रैक्टिस के थ्रू कराया है, लेकिन उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, रूल्स वगैरह। और आज भी हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस के थ्रू नहीं, थोड़े फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐट। ऐट का यूज़ यहाँ पे किसके किसके साथ होता है, यहाँ पे कुछ फिक्स्ड है और ये किसके किसके साथ हम ऐट का यूज़ कर सकते हैं, ये हमें जानना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गेज हो गया, स्टेयर हो गया, पियर हो गया, ग्लांस हो गया, वॉच हो गया, आई हो गया, परसू हो गया या फिर सी हो गया। इन सभी का मतलब क्या होता है, देखना। देखने से रिलेटेड इन सभी का सेंस निकलेगा, देखने से। जैसे आपका देखिए यहाँ पे गेज है, गेज मीन्स क्या होता है, टकटकी लगा कर देखना, मतलब देखने के ही सेंस में आएगा। उसी तरह आपका देखिए स्टेयर है, स्टेयर मीन्स क्या होता है, घूरना। जो घूरने के टाइप से हम देखते हैं किसी को, स्टेयर बहुत ध्यान से हम देखते हैं तो उसको कहते हैं स्टेयर। और उसी तरह आपका देखिए पियर, पियर मतलब भी होता है आपका देखना ही रिलेटेड है, ये भी देखने से ही रिलेटेड। ओके, तो गेज मतलब क्या होता है, गेज मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना, स्टेयर मतलब घूरना होता है, पियर मतलब क्या होता है, सावधानी से देखना। इसको अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है सावधानी से देखना, सावधानी से देखना। उसी तरह ग्लांस मतलब एक ही झलक में देखना। वॉच मतलब क्या होता है, जब हम कोई पीरियड में देखते हैं, जैसे टीवी वगैरह देखते हैं तो एक पीरियड में देखते हैं, कोई पीरियड में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे वॉच होता है। आई मीन्स क्या होता है, नज़र रखना, नज़र रखना भी देखने से रिलेटेड है। परस्यू मीन्स क्या होता है, अवलोकन करना, जिसे आप एग्जामिन भी बोल सकते हैं। एग्जामिन मतलब अवलोकन करना, एग्जामिन करना। शी मतलब भी देखना होता है, अपने अराउंड जो हम देखते हैं, अपने अराउंड वो क्या होता है, शी देखते हैं। उसी तरह आपका लुक भी है, लुक किसी डायरेक्शन में देखते हैं। जब किसी डायरेक्शन में देखते हैं, जैसे मैंने कहा लुक एट मी, तो आप मेरी तरफ देख रहे हैं, ये पूरा डायरेक्शन दिखा रहा है। किसी दिशा में देखते हैं तो आपका लुक आता है। तो यहाँ पे मैंने सबका ही बता दिया, बट यहाँ पे बस इन सभी का मिला के अगर एक निचोड़ देखा जाए तो इन सभी का मतलब क्या होता है, देखना। ओके, इन सभी का मतलब देखना होता है और इन सभी के साथ प्रेपोजिशन जो हमारी आती है वो एट आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लुक रखा, फिल इन द ब्लैंक किया, द ब्यूटीफुल सनसेट। ठीक है, लुक डैश द ब्यूटीफुल सनसेट। अब यहाँ पे लुक आपका आया है तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्यूटीफुल सनसेट को देखो, तो लुक आया है। बस सिंपली कभी भी आपका ये वाले वर्ड आ जाए, गेज आ जाए, स्टेयर आ जाए, पियर आ जाए, ग्लांस आ जाए, वॉच आ जाए, आई आ जाए, परसू आ जाए, सी आ जाए, इन सभी के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो आपकी क्या आएगी, लुक आएगी। तो यहाँ पे वो आपकी प्रेपोजिशन क्या आएगी, एट आएगी। तो यहाँ पे लुक आया हुआ है तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या आएगा, एट आएगा। लुक एट द ब्यूटीफुल सनसेट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट जो आपका है वो है इंस्पाइट। क्या है, इंस्पाइट है, डिस्पाइट है, रिगार्डलेस है। ठीक है, इन सभी के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो आप देखेंगे इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, रिगार्डलेस के साथ भी ऑफ लगता है, बट एक है डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। बट अगर एग्जाम्पल में पूछ लिया, जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया, एरर पार्ट में पूछता क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एरर पार्ट में क्या पूछता है। एरर पार्ट में कैसे पूछ लेगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, डिस्पाइट ऑफ द रेन दे डिसाइडेड
दे डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक, टू हैव अ पिकनिक। अब यहाँ पे ये एरर पार्ट आपका पूछ लेगा, आपको बताना रहेगा कि यहाँ पे क्या एरर है। तो सभी को पता है, ये बात हम जानते हैं अच्छी तरह से कि इंस्पाइट जो होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट नो प्रेपोजिशन। यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ डिस्पाइट नो प्रेपोजिशन। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, इंस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट नो प्रेपोजिशन, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ लगाया था, यहाँ पे क्या लगाया है, डिस्पाइट ऑफ। ऐसा रूल नहीं है, तो हम डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लाएंगे, ओनली डिस्पाइट आएगा। डिस्पाइट द रेन दे डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक, या फिर इसकी जगह पे आप इंस्पाइट भी यूज कर सकते हैं। इंस्पाइट अगर यूज करेंगे तो इसके साथ आपका ऑफ लग जाएगा। अगर डिस्पाइट आ रहा है तो नो प्रेपोजिशन। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ओके, एक वर्ड है रिगार्डलेस। रिगार्डलेस के साथ कभी भी आप देखेंगे, रिगार्डलेस के साथ आपका ऑफ प्रेपोजिशन आता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। रिगार्डलेस के साथ क्या आता है, आपका प्रेपोजिशन ऑफ आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बस आपको डिस्पाइट का ध्यान देना है कि डिस्पाइट के साथ नो प्रेपोजिशन। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं, यहीं पे देख लेंगे एक और चीज़। यहीं पे कुछ और वर्ड है, जैसे वेट होता है, एक होता है वेट, एक होता है वेट और एक होता है अवेट। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, इंतज़ार करना। दोनों का ही मतलब अगर हम देखेंगे, दोनों का ही मतलब देखेंगे तो इंतज़ार से रिलेटेड है। ठीक है, इंतज़ार करना। ओके, इंतज़ार करना। बट अब दोनों में प्रेपोजिशन किसके साथ आती है, तो याद रखिएगा, वेट फॉर होता है और वेट नो प्रेपोजिशन। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, वेट फॉर होता है, वेट के साथ आप प्रेपोजिशन फॉर लगाएंगे, वेट के साथ आप प्रेपोजिशन फॉर लगाएंगे, बट वे अवेट के साथ नो प्रेपोजिशन आएगा। इस रूल को भी आप याद रख सकते हैं, ये वाला भी रूल आप याद रख सकते हैं। थर्ड रूल क्या है आपका, यहीं पे मैं बता दे रही हूँ। कुछ ऐसे हैं जो मैं लिख के ही बता दूंगी, कुछ ऐसे हैं जैसे कंसिस्ट ऑफ होता है एक, जैसे आपका कंसिस्ट ऑफ। दूसरा आपका है कंप्राइज। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, कंप्राइज। देखिए, दोनों का अगर मतलब देखा जाए ना, दोनों का अगर हिंदी देखा जाए तो दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना हुआ। ठीक है, किसी से मिलकर बना हुआ, से मिलकर बना हुआ, से मिलकर बना हुआ। इन दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना हुआ, बट किसके साथ प्रेपोजिशन आती है, किसके साथ नहीं आती है, ये बता रही हूँ। अब यहाँ पे कंसिस्ट के साथ आपका प्रेपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्राइज के साथ नो प्रेपोजिशन। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, लेकिन कंप्राइज के साथ नो प्रेपोजिशन। ओके, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो है जैसे एक वर्ड है इंक्वायरी इनटू, इंक्वायरी इनटू, इंक्वायर कह सकते हैं, इंक्वायर इनटू। तो इंक्वायर के साथ इनटू आता है, बट इन्वेस्टिगेट होता है एक वर्ड, यहीं पे लिख दे रही हूँ मैं, इन्वेस्टिगेट। ठीक है, इन्वेस्टिगेट के साथ नो प्रेपोजिशन। ये आपने ध्यान रखना है। दोनों का मतलब क्या होता है कि जांच करना, जांच पड़ताल करना। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेट दोनों का मतलब होता है जांच और पड़ताल करना, बट इंक्वायरी अगर आएगा तो इसके साथ आपको लगाना है इनटू, प्रेपोजिशन आएगा। बट इन्वेस्टिगेट अगर आता है तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने इतना देख लिया कि किसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है। एक चीज़ और यहीं पे देख लेंगे, एक वर्ड है रिजेंबल।
चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहीं पे मैं बता दे रही हूँ, एक वर्ड है रिजेंबल। एक मिनट, कुछ मिटा देते हैं। एक वर्ड है रिजेंबल। रिजेंबल, ठीक है, रिजेंबल, 1 मिनट। रिजेंबल, रिजेंबल मतलब होता है शक्ल का मिलना। अगर इसका देखा जाए तो शक्ल का मिलना। रिजेंबल मीन्स क्या होता है? शक्ल का मिलना। इनके साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, नो प्रेपोजिशन। आप याद रख सकते हैं, नो प्रेपोजिशन, ठीक है। ये मैं लिख दे रही हूँ, नो प्रेपोजिशन। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है, इसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है आपका मॉक है। मॉक हो गया, रेडिक्यूल हो गया, स्नीयर हो गया, स्टिफ हो गया, स्कॉफ हो गया, चक्कल हो गया, जियर हो गया, टीज हो गया, परेशान करना, स्नीकर हो गया, ग्रीन हो गया, लॉफ हो गया, स्माइल हो गया, और आपका स्नीकर, आई थिंक दो बार आ गया स्नीकर, इसको कट कर देते हैं, स्नीकर हो गया। इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है हंसना। जैसे मॉक मीन्स क्या होता है? मजाक उड़ाना, मतलब मजाक ही उड़ाएंगे तो हंसेंगे ही किसी का। रेडिक्यूल मतलब भी होता है मजाक ही उड़ाना, इसको आप याद रख सकते हैं, रेडिक्यूल मतलब भी होता है। तो इस सभी का मतलब, स्नीयर मतलब भी मजाक होता है, स्नीफ मतलब भी मजाक ही उड़ाना होता है, स्कूफ मतलब भी उपहास करना, मजाक उड़ाना, हंसना। और चकल मीन्स क्या होता है? खिलखिलाकर हंसना। जियर मतलब भी मजाक उड़ाना, यानी कि हंसने से रिलेटेड है। टीज मतलब भी हम किसी को टीज करते हैं तो उसमें हंसते हैं, परेशान करते हैं। स्नीकर मतलब भी होता है क्या? दबी हंसी, स्नीकर। इसी के साथ एक वर्ड और है, आप याद रख सकते हैं, स्नीगर। इसी के साथ एक वर्ड है स्नीगर, ठीक है, स्नीगर। स्नीगर मीन्स क्या होता है? इसका मतलब भी होता है दबी हंसी, आप याद रख सकते हैं। ग्रीन मतलब क्या होता है? जो ग्रीन मतलब जैसे रावण की हंसी नहीं होती है, हा हा हा, उस टाइप की हंसी रहती है ग्रीन मतलब। और लॉफ मतलब जैसे हम सब हंसते हैं, लॉफ। स्माइल, स्माइल मतलब भी आपका आ जाता है हंसने, मुस्कुराने से। तो इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं हंसने से रिलेटेड है। और इन सभी के साथ हमारी जो प्रेपोजिशन आती है वो आपका क्या आता है? ये याद रखना है, इसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो क्या आती है? एट आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन सभी के साथ प्रेपोजिशन जो आती है वो एट आती है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम, एग्जाम्पल के थ्रू, तो एग्जाम्पल जैसे आपका है, जैसे मैंने लिखा, सी कुड नॉट हेल्प बट लॉफ डैश, मैंने डैश कर दिया, लॉफ डैश कर दिया, एट द कॉमेडीज जोक्स, ठीक है। यहीं पे स्टॉप करते हैं बस यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लॉफ आया है, सी कुड नॉट हेल्प बट लॉफ, सॉरी यहाँ पे मैंने ऐट लगा दिया है, लॉफ द कॉमेडी जोक्स। अब यहाँ पे लॉफ आया ना, लॉफ आया, हंसने से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आ जाएगी वो आपकी एट आ जाएगी। तो सिंपली देखना है कि ये जो वर्ड है यहाँ पे मैंने अभी बताए हैं, मॉक, रेडिक्यूल, स्नीयर, स्नीप, स्कॉफ, चक्कल, जियर, टीज, स्नीकर, ग्रीन, लॉफ, स्माइल, इन सभी के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो आपकी एट आती है। कभी भी सेंटेंस में ये आएंगे तो इनके साथ आप क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। एक काम की बात बताती हूँ कि स्माइल एक होता है, स्माइल ऑन भी होता है, स्माइल के साथ ऑन भी आता है, ये आपने याद रखना है, स्माइल ऑन। बट किसके सेंस में ये स्माइल ऑन आता है? जब भाग का मेहरबान होना, ठीक है, भाग का मेहरबान, ये मैंने बताया भी था, जो हमारी ग्रामर की प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसमें मैंने बताया है स्माइल ऑन का। स्माइल ऑन मतलब होता है भाग का मेहरबान होना। तो कभी भी भाग का मेहरबान होना इस टाइप का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे आप स्माइल के साथ ऑन लगाएंगे, अन्यथा अदरवाइज आप स्माइल के साथ एट लगा सकते हैं, जहाँ पे हंसने, मुस्कुराने, इन सभी का सेंस निकल रहा है। तो ओके, और इसमें कुछ था नहीं तो आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक और हंसी से रिलेटेड है, तो
एक यहाँ पे मैंने बताया, हाँ एक चीज़ छूट गई है यहाँ पे, स्मिर्क जो है ना, स्मिर्क और सिम्पर, इन सभी का मतलब भी होता है हंसी। कब हंसना इस टाइप का, अगर मतलब किसी को मुसीबत में देख कर हंसना, ठीक है, किसी को मुसीबत में देख कर हंसना, तो हंसना ही हुआ, यहाँ पे हंसने से रिलेटेड है, किसी को मुसीबत में देख कर हंसना, देख कर हंसना, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। इन सभी के साथ आपका एट प्रेपोजिशन आएगा। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट हमारा जो है प्रोहिबिट, इन मतलब प्रोहिबिट हो गया, फॉरबिड हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया, प्रिवेंट हो गया, बैन हो गया, डिसअलाउ हो गया, बार हो गया, हिंडर हो गया, ब्लॉक हो गया, आउटलॉ हो गया। इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है रोकना, अपने आप से किसी चीज़ को रोकना, मतलब आपको किसी चीज़ से रोकना। जैसे प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना, आपको कहीं जाने से मना करना, फॉरबिड मतलब भी मना होता है, रेस्ट्रिक्ट मतलब भी होता है मना करना, प्रिवेंट मतलब भी मना करना, रोकना, बैन कर देना, किसी चीज़ से बैन कर देना, डिसअलाउ कर देना, बार कर देना, हिंडर मतलब वही रुकावट से रिलेटेड है, ब्लॉक कर देना, आउटलॉ कर देना। मतलब इन सभी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आपसे दूर करना या फिर रोकना, रोकने से रिलेटेड है। और इनके साथ जो हमारी प्रेपोजिशन यहाँ पे देखिए फ्रॉम आया भी है, इनके साथ जो प्रेपोजिशन हमारी आएगी वो हमारा प्रेपोजिशन कौन सा यूज़ होगा, फ्रॉम यूज़ होगा। ये आपने याद रखना है कि इनके साथ जो प्रेपोजिशन आएंगी वो फ्रॉम आएगी। ओके, इसी तरह एक और है, अब रिफ्रेन है, इसी तरह एक वर्ड है रिफ्रेन, ठीक है, रिफ्रेन हो गया। एक वर्ड है अब्स्टेन, अब्स्टेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, अब्स्टेन हो गया। इन दोनों का मतलब भी होता है दूर रहना, किसी चीज़ को आपसे दूर करना या किसी चीज़ से हम दूर रहते हैं, दूर रहना, इन दोनों का मतलब दूर रहना, बस दूर रहना। इन सभी का मतलब क्या होता है, दूर रहना। बस यहाँ पे क्या मतलब है कि रिफ्रेन मतलब भी होता है दूर रहना, कैसे, ये शॉर्ट टाइम के लिए जाना जाता है। रिफ्रेन जो होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए जाना जाता है, और अब्स्टेन जो होता है ये लॉन्ग टाइम के लिए जाना जाता है। किसके लिए, लॉन्ग टाइम के लिए जाना जाता है। किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम, जैसे हम किसी चीज़ से लॉन्ग टाइम से दूर हैं, या हमने अपनी किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए दूर कर दिया। उसी तरह जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या कहा जा रहा है, जैसे यू शुड abstain, you should abstain। अब यहाँ पे आपका आ गया स्मोकिंग, स्मोकिंग, यहाँ पे क्या आएगा, प्रेपोजिशन यहाँ पे हमको फिल करना है। क्या abstain आ गया, abstain मतलब भी होता है रोकना, किसी चीज़ से दूर रहना, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन जो आएगी वो आपकी फ्रॉम आएगी। बस यहीं पे बताना था। तो इस कहने का मतलब है जितने भी यहाँ पे वर्ड हैं इन सभी का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर रहना, किसी चीज़ से दूर रहना या फिर रोकना किसी चीज़ से, और इन सभी के साथ हमारी जो प्रेपोजिशन आती है वो फ्रॉम आता है। एक चीज़ और याद रख सकते हैं, फ्रॉम तो आता है लेकिन इनके फ्रॉम के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, ये याद रखना है, फ्रॉम के बाद जिरेंड भी यूज़ करते हैं। अगर आपका वर्ब आ रहा है तो जिरेंडियल वर्ब आएगा, ये याद रखना है। जिरेंडियल, जैसे यहाँ पे देखिए अब्स्टेन फ्रॉम है, बाद में आपका एक वर्ब आ रहा है स्मोक, बस इसमें क्या कर दिया आईएनजी, मतलब उसके बाद अगर आपका कोई वर्ब आ रहा है, ये सारे जितने भी वर्ड हैं इनके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वो जिरेंडियल फॉर्म में होगा। जिरेंडियल फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आएगा। जिस तरह यहाँ पे देखिए फ्रॉम के साथ आपका स्मोकिंग आया है, प्रिवेंट के साथ आपका आ जाएगा आईएनजी, मतलब इन सभी के साथ आता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, और इसमें कुछ था नहीं, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो अगला है सकम्ब, सकम्ब हो गया, एल्ड हो गया, सबमिट हो गया, स्टूप हो गया, कैपिचुलेट हो गया, सरेंडर हो गया, बो हो गया, कंसीड हो गया, फॉल प्रे टू हो गया। इन सभी के साथ जो प्रेपोजिशन आती है ना वो टू आता है, ये आपने याद रखना है। इन सभी के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो टू आता है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, जैसे सकम्ब, एल्ड, सबमिट, इन सभी का मतलब क्या होता है, हथियार डाल देना या झुक जाना या फिर आत्मसमर्पण कर देना, इन सभी का मतलब होता है। जब वो आपका सकम्ब हो गया, एल्ड हो गया, सबमिट हो गया, स्टूप हो गया, कैपिचुलेट हो गया, सरेंडर, आप लोगों को पता ही है। बो मिस क्या होता है, झुक जाना, बो मिस क्या होता है, हम झुक जाते हैं, बो करते हैं। कंसीड हो गया, फॉल प्रे, इन सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन आती है, वो क्या आता है,
आपका टू आता है। मैं यहाँ पे हिंदी इसकी लिख दे रही हूँ, हथियार डाल देना, झुक जाना या आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है, हथियार डालना, डाल देना। 1 मिनट, हथियार डाल देना, या फिर आप इसे बोल सकते हैं झुक जाना, झुक जाना या आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है, आत्मसमर्पण कर देना मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे या तो सिंपली इन सभी का मतलब होता है हथियार डालना, झुकना। इन सभी के साथ हमारी जो प्रेपोजिशन आएगी वो क्या आएगा, टू आएगा। ये आपने याद रखना है। ओके, चलिए अगर इसके एक एग्जाम्पल देख ले हम, तो एग्जाम्पल अगर इसका देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, जैसे डिस्पाइट हिज बेस्ट efforts he could not resist, ठीक है, resist and succumbed। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, फिल इन द ब्लैंक कर दिया। succumb द टेम्पटेशन ऑफ ईटिंग द चॉकलेट केक। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आगे है बस हमको इतने से मतलब है। अब यहाँ पे succumb आपका आया है, आ गया है, तो प्रेपोजिशन क्या आएगी, प्रेपोजिशन आपका टू आएगा। बस ये ध्यान देना है कि कहीं पे भी आपका succumb आता है, एल्ड आता है, सबमिट आता है, स्टूप आता है, कैपिचुलेट आता है, सरेंडर, बो, कंसीट, फॉल प्रे टू, इन सभी के साथ हमारी जो प्रेपोजिशन आती है वो आपका क्या आता है, टू आता है। ये याद रखना है। ओके, तो इसका यहाँ मतलब क्या मतलब है, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने सबसे अच्छे एफर्ट्स के बावजूद ही कुडंट रेजिस्ट एंड सकम्ड द, ओके ये याद रखिएगा, द टू द टेम्पटेशन ऑफ ईटिंग, आगे है टू द टेम्पटेशन ऑफ द ईटिंग चॉकलेट केक, मतलब कहने का मतलब है कि अपने सबसे ज़्यादा प्रयास के बावजूद वह विरोध नहीं कर सका और चॉकलेट केक खाने से प्रलोभन में पड़ गया, मतलब सकम्ड हो गया, वो अपने आप को उसमें डाल ही दिया, मना करने के बावजूद वो क्या पड़ गया, उसमें झुक गया, खाने के लिए मजबूर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकम टू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन पे देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है आपका, नेक्स्ट जो है हमारा इन्फर। इन्फर मीन्स क्या होता है, इन्फर हो गया, कंक्लूड हो गया, ये भी इसी में आ जाता है, मैंने ऊपर रख दिया है। इन्फर हो गया, कंक्लूड हो गया, डिड्यूस हो गया, गैदर हो गया, डेराइव हो गया, एड्यूस हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, एलिसिट हो गया या ड्रॉ हो गया। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। क्या मतलब होता है, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, कंक्लूड है, कंक्लूड मीन्स क्या होता है, निकालना। इन्फर मतलब भी होता है, इन्फर, कंक्लूड, डेड्यूस, गैदर, इन सभी के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो आपकी क्या आती है, फ्रॉम आता है। ये याद रखना है, यहाँ पे मैंने सबके साथ फ्रॉम लगा दिया है ताकि आप ऐसे याद रख सकते हैं, इन्फर फ्रॉम, आप ऐसे याद रख सकते हैं, इन्फर फ्रॉम, कंक्लूड फ्रॉम, डेड्यूस फ्रॉम, गैदर फ्रॉम, ड्राइव फ्रॉम, इन सभी का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना और इनके साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो फ्रॉम आता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, बेस्ड ऑन द एविडेंस, presented, आगे हम देखेंगे वी कैन इन्फर, यहाँ पे हम लगा देंगे, फिल इन द ब्लैंक कर देंगे, इन्फर हो गया, वी कैन इन्फर। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हिज एक्शंस दैट
he was nervous, that he was nervous during the interview, आगे जो भी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड, मतलब ये बेस्ड, उसका जो एविडेंस प्रेजेंट हुआ था, उसके जो एविडेंस प्रेजेंटेड के बेस्ड पर हम ये इन्फर लगा सकते हैं, मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसके एक्शन पे, दैट ही वॉज नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि वो क्या था, वो इंटरव्यू के दौरान नर्वस था। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर हम उसकी हरकतों को, हम उसके एक्शन को क्या कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह इंटरव्यू के दौरान, यहाँ पे आगे इंटरव्यू था, इंटरव्यू के दौरान क्या था, घबराया हुआ था। तो यहाँ पे इन्फर आया है आपका, तो इन्फर आया, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, फ्रॉम आएगा। बस यही पे समझाना था, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम आ जाएगा। ओके, तो सिंपली कहने हैं जितने भी यहाँ पे वर्ड हैं इन सभी का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, मुद्दे की बात पे या किसी भी बात पे निष्कर्ष निकालना, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाएंगे, ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका जो है बेनिफिशियल, नेक्स्ट हमारा जो है बेनिफिशियल हो गया, एडवेंटेजियस हो गया, हेल्पफुल हो गया, फेवरेबल हो गया, यूज़फुल हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, कंडूसिव हो गया, एडिंग हो गया, सपोर्टिव हो गया। इन सभी का मतलब होता है लाभदायक, अनुकूल होना, लाभदायक होना, फ़ायदा होना। सभी का कहीं ना कहीं मतलब होता है कि सेंस निकल रहा है लाभदायक, अनुकूल होना। जैसे कंडूसिव मीन्स क्या होता है, अनुकूल होना, यानी कि आपके अनुकूल होना, यानी कि आपके फ़ायदे की चीज़ होना। एडिंग मतलब भी होता है फ़ायदा, सपोर्टिव। ओके, इन सभी का क्या मतलब होता है, लाभदायक होना, अनुकूल होना, फ़ायदा होना। और इन सभी के साथ जो प्रेपोजिशन हमारी आती है वो क्या आता है, टू आता है। यहाँ पे मैंने सबके साथ लगा दिया है, बेनिफिशियल टू भी आता है, ये याद आपने ये याद रखना है। जैसे अभी इसके लिए एक एग्जांपल समझेंगे, जैसे मैंने कहा रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश कर दिया यहाँ पे, बेनिफिशियल योर ओवरऑल हेल्थ। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेनिफिशियल आया हुआ है कि जो रेगुलर एक्सरसाइज से हमारा क्या होता है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो तुम्हारी जो पूरा ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए लाभकारी है, उसके लिए लाभदायक है, उसके लिए अनुकूल है, उसके लिए फ़ायदा है। तो यहाँ पे आया भी है, तो यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे बेनिफिशियल की जगह पे हेल्पफुल भी आ सकता है, यूज़फुल भी आ सकता है, प्रॉफिटेबल। मतलब सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे वर्ड है ना, इन सभी के साथ जो हमारी प्रेपोजिशन आती है वो क्या आता है, टू आता है। और इन सभी का कहीं ना कहीं सेंस क्या निकलता है, लाभदायक, अनुकूल, फ़ायदा या लाभदायक। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वन पे चलते हैं। मैंने कोशिश करनी चाहिए कि बहुत सारे वर्ड्स रखे जाएं एक ही साथ, ताकि आपको एक साथ सारे ही वर्ड्स याद हो जाएं। अब नेक्स्ट जो हमारा फिक्स्ड है, एडेप्ट मीन्स क्या होता है, एडेप्ट हो गया, स्किल्ड हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, कॉम्पिटेंट हो गया, कैपेबल हो गया, एक्सपर्ट हो गया। अच्छा, कैपेबल ऑफ भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, यहाँ पे कैपेबल इन की बात कर रहा है। टैलेंटेड हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, मास्टरफुल हो गया, या अकम्प्लिस्ड हो गया, या फिर मास्टरी हो गया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एडेप्ट, इन सभी का मतलब क्या होता है, दक्ष होना, किसी चीज़ में आपको दक्ष होना, निपुण होना, कुशल होना। एक्सपर्ट किसी चीज़ का होना, मतलब आपको किसी चीज़ में आपको एकदम एक्सपर्ट हो गए हो आप उस चीज़ में। एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा, फ्लुएंट भी है, फ्लुएंट के साथ भी आपका इन आता है। जैसे आप अंग्रेज़ी में, आपकी जो अंग्रेजी है वो फ्लुएंसी है, मतलब आप अंग्रेजी में एकदम फ्लुएंट हो, यानी कि आप अंग्रेजी में एकदम क्या हो गए हो, एकदम कुशल हो गए हो अंग्रेज़ी बोलने में। इंग्लिश लैंग्वेज में आप क्या हो गए हो, एकदम पूरा फ्लुएंट हो गए हो। आपकी जो स्पीकिंग लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी है, धारा प्रवाह है। तो फ्लुएंट के साथ भी क्या हो जाएगा, आपका इन लगेगा। ये सारे वर्ड्स के मतलब होता है दक्ष होना, किसी चीज़ में क्या होना, दक्ष होना, या फिर आप इसे बोल सकते हैं निपुण होना। मैं कई हिंदी यहाँ पे लिख दे रही हूँ, निपुण होना, किसी चीज़ का एक्सपर्ट होना, कुशल होना।
ठीक है। और इन सभी के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो आपकी क्या आती है, इन आती है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कैपेबल, यहाँ पे एक वर्ड है कैपेबल इन, कैपेबल ऑफ भी होता है और कैपेबल इन। कैपेबल मतलब किसी चीज़ में आप एकदम कैपेबल हो गए हो, एकदम दक्ष का सेंस अगर निकाल रहा है, निपुण का सेंस निकाल रहा है, कुशल का सेंस निकाल रहा है, तो वहाँ पे आप कैपेबल ऑफ यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पे आप कैपेबल इन यूज़ करोगे। ओके, तो वैसे मैं समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कैपेबल ऑफ कहाँ यूज़ होता है, कैपेबल इन कहाँ यूज़ होता है। आज हम फिक्स्ड पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इन सभी के साथ आपको क्या लाना है, एक वर्ड, हाँ स्किल्ड, एक एडेप्ट हो गया, ये सभी के साथ आपको क्या लाना है, इन का यूज़ करना है। एक वर्ड और भी है, जैसे आप यहाँ पे एक्यूरेट, एक्यूरेट, एक्यूरेट के साथ भी आपका इन आता है, ये आपको याद रखना है। करेक्ट के साथ भी आपका इन आता है, ठीक है। इन सभी का मतलब होता है, इन सभी के साथ आपको क्या लाना है, इन का यूज़ करना है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ यहाँ पे, 1 मिनट, एग्जाम्पल के अगर थ्रू समझेंगे, जैसे सी इज़ एडेप्ट, एडेप्ट डैश, सी इज़ एडेप्ट डैश प्लेइंग द पियानो, प्लेइंग, क्या हो रहा है, द पियानो, ठीक है, पियानो। आगे जो भी है, हर स्किल्स आर इम्प्रेसिव, आगे इसके है हर स्किल्स, तो हमें उससे मतलब नहीं है। सी इज़ एडेप्ट प्लेइंग द पियानो, मतलब वो पियानो बजाने में वो क्या है, एडेप्ट है, उसके वो निपुण है, दक्ष है। अब यहाँ पे एडेप्ट आया है तो हमारी प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या लगेगी, इन लगेगा, एडेप्ट इन हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, एडेप्ट इन हो गया। ये सारी चीज़ें जितने भी वर्ड हैं इन सभी के साथ आपको क्या लाना है, इन का यूज़ करना है। जैसे एक्सपीरियंस्ड, किसी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस, अनुभव, एकदम कुशल का सेंस निकाल रहा है, मास्टरफुल हो, मास्टरी किसी में आपने हासिल कर ली हो, मतलब उस चीज़ में आप एकदम निपुण हो गए हो, तो वहाँ पे आपका इन लगेगा। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वन आपका क्या है, नेक्स्ट वन क्या है, पाइन। पाइन हो गया, फॉर हो गया, पाइन के साथ अभी हम फॉर लगाएंगे। पाइन हो गया, लॉन्ग हो गया, यर्न हो गया, क्रेव हो गया, मिस हो गया, डिज़ायर हो गया, हैंकर हो गया, विश हो गया। इन सभी का क्या मतलब होता है, चाहत, चाहत होता है, इच्छा होती है, या फिर आप इसे अभिलाषा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन सभी का मतलब होता है चाहत, इच्छा या अभिलाषा। और इन सभी के साथ बस एक चीज़ कॉमन है कि इन सभी के साथ हम प्रेपोजिशन जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। इन सभी के साथ प्रेपोजिशन आपकी जो आएगी वो फॉर आएगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, ही वुड, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, ही, लॉन्ग का ही ले लेते हैं, ही लॉन्ग्स अ गुड जॉब, अ गुड जॉब, ही लॉन्ग्स अ गुड जॉब। अब यहाँ पे मतलब उसे एक अच्छी जॉब चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग मतलब क्या होता है, चाहने से रिलेटेड है, ना कि लंबा, लंबा से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे चाहने से रिलेटेड है कि उसे चाहिए, उसकी चाहत है एक अच्छी जॉब की, उसकी इच्छा है एक अच्छी जॉब की। तो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ये आपने याद रखना है, ही लॉन्ग्स फॉर अ गुड जॉब। तो इन सभी के साथ, इन सभी का मतलब होता है चाहत, इच्छा, अभिलाषा, और इन सभी के साथ हमारी जो प्रेपोजिशन आएगी वो फॉर आएगा। पाइन फॉर, लॉन्ग फॉर, ईयर्न फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर्न फॉर, क्रेव फॉर, मिस फॉर भी होता है, ये याद रखना है आपको। किसी के लिए, किसी को मिस करना, चाहत, वो वहाँ से भी मिस आपका रहता है। डिज़ायर फॉर हो गया, किसी चीज़ की इच्छा करना, हैंकर फॉर हो गया, विश फॉर हो गया। इन सभी के साथ आपको क्या लाना है, फॉर प्रेपोजिशन लाना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, ठीक है, एग्री टू और आपका आ गया है एग्री टू और एग्री विद। एग्री टू कहाँ लगाते हैं, एग्री विद कहाँ लगाते हैं, दोनों का मतलब होता है सहमत होना। एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों का क्या मतलब होता है, सहमत होना।
सहमत होना, दोनों का मतलब सहमत हो। बट सिंपली याद रखिएगा कि एग्री विद किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है। एग्री विद जो आता है वो पर्सन के लिए, यानी कि व्यक्ति से। अगर जैसे हम किसी पर्सन से एग्री हैं तो वहाँ पे एग्री विद का यूज़ करेंगे। एग्री टू यानी कि किसी प्रपोजल से, किसी प्रपोजल से, ठीक है, किसी प्रपोजल से अगर हम एग्री हो रहे हैं। प्रपोजल मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव। किसी प्रस्ताव से अगर हम एग्री हो रहे हैं तो वहाँ पे हम एग्री टू लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल समझें इसका, जैसे रीता, 1 मिनट, रीता एग्रीड डैश मी। और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, रीता ही ले लेते हैं। रीता एग्रीड डैश माई प्रपोजल। अब यहाँ पे दोनों में हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे, रीता एग्रीड डैश मी, रीता एग्रीड डैश माई प्रपोजल। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रीता मुझसे एग्री है ना, मुझसे सहमत हो रही है। यहाँ पे डायरेक्ट पर्सन आ गया है, मी मतलब कोई पर्सन, किसी पर्सन की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम एग्री के साथ क्या लगाएंगे, अभी मैंने समझाया पर्सन, अगर कोई पर्सन से एग्री हो रहा है तो वहाँ पे हम एग्री विद लगाएंगे। यहाँ पे एग्री विद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रीता एग्रीड है, लेकिन किससे एग्रीड है, माई प्रपोजल, कोई पर्सन नहीं है, मेरे प्रपोजल से हो रही है। यहाँ पे थिंग की बात हो रही है, मेरे प्रपोजल से हो रही है, तो एग्रीड टू लगाएंगे। तो सिंपली आपको याद रखना है कि एग्री टू होता है, एग्री विद होता है। एग्री विद कहाँ लगाएंगे, जब कोई पर्सन से हम एग्री होते हैं, किसी व्यक्ति से एग्री विद लगाएंगे। किसी व्यक्ति से सहमत, यानी कि किसी व्यक्ति के प्रस्ताव से अगर हम सहमत हो रहे हैं तो वहाँ पे हम एग्री टू लगाएंगे। ये याद रखना है आप, ओके। तो इसी तरह आप याद रख सकते हैं, एग्री टू हो गया तो डिसएग्री के साथ भी हम क्या लगाएंगे, टू ही लगाएंगे। ये भी याद रखिएगा, डिसएग्री, अगर डिसएग्री भी आ रहा है ना तब भी इसके साथ हमारा टू प्रेपोजिशन आता है, डिसएग्री। या फिर इसी तरह एक वर्ड है डिसेंट, डिसेंट, एक वर्ड है डिसेंट। डिसेंट मतलब भी होता है क्या, असहमति की बात होती है, तो यहाँ पे भी हम जो प्रेपोजिशन लगाएंगे वो टू लगाएंगे, ये याद रखना है। एग्री विद की बात हो रही है तो पर्सन की, इसी तरह आप एसेंट याद रख सकते हैं, एसेंट, 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 एग्री एसेंट हो गया, या एक्सीड हो गया, एक वर्ड है एक्सीड। इन तीनों का मतलब क्या होता है, सहमति। इन तीनों का मतलब क्या होता है, सहमति, सहमति। पर्सन से है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन विद लगाएंगे। और डिसएग्री हो गया, डिसएग्री हो गया या डिसेंट हो गया, इन सभी इसका मतलब होता है असहमति। और अगर प्रपोजल से है या समथिंग सी बात हो रही है तो वहाँ पे हम टू लगाएंगे, ये याद रखना है आपको, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट वन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, नेक्स्ट अपना क्या है, एस्टोनिज्ड। इसका मतलब क्या होता है, चकित होना, आश्चर्यचकित होना, स्तब्ध रहना, हैरान हो जाना, इन सभी का मतलब होता है। जैसे एस्टोनिज्ड एट हो गया, अमेज्ड एट हो गया, अस्टाउंडेड हो गया। अस्टाउंडेड मतलब भी चकित होना होता है, स्टन्ड मतलब भी चकित होना, डमफाउंडेड मतलब भी होता है, बिविल्डर्ड मतलब भी चकित होने से रिलेटेड है, यानी कि आश्चर्यचकित होना, यानी कि हैरान हो जाना, स्तब्ध होना, शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, स्टार्टलेड हो जाना, इन सभी का मतलब होता है चकित होना, यानी कि आश्चर्यचकित होना। तो इन सभी के साथ जो हमारी प्रेपोजिशन आएगी वो आपकी एट आएगी, ये आपने याद रखना है, एट प्रेपोजिशन इनके साथ आएगा, ओके। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे दे आर अमेज्ड डैश, दे आर अमेज्ड डैश हर ब्यूटी, हर ब्यूटी। अब यहाँ पे अमेज्ड आ गया है,
मतलब वो क्या है, उसकी ब्यूटी से क्या है, आश्चर्यचकित है, यानी कि चकित हो गए हैं। अमेज्ड आ गया है, प्रेपोजिशन हमारी क्या आएगी, एट आएगी। तो इस तरह आपने याद रखना है कि एस्टोनिश्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, एस्टाउंडेड हो गया, या स्टन्ड हो गया, डम्फाउंडेड हो गया, बिविल्डर्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, स्टार्टलेड एट हो गया। इन सभी के साथ प्रेपोजिशन जो आएगी वो आपकी एट आएगी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है कि डिपेंड हो गया, रिलाय हो गया, बैंक हो गया, लीन हो गया, रिलायंस हो गया। इन सभी का क्या मतलब होता है, किसी पे आश्रित होना, डिपेंड होना, निर्भर होना, निर्भर होना या सहारा होना, आसरा होना, इन सभी का मतलब होता है किसी पे निर्भर। और इन सभी के साथ हमारी जो प्रेपोजिशन आती है वो ऑन आता है, ये आपने ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, अगर मैंने समझा, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ही, 1 मिनट, शी डिपेंड्स डैश, शी डिपेंड्स डैश हर। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्रेपोजिशन तो लग गया, डिपेंड हो गया। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन हमारी क्या आएगी, ऑन आएगी, वो उस पर डिपेंड है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, डिपेंड हो जाएगा, या फिर रिलाय हो गया, या फिर बैंक हो गया, लीन ऑन हो गया, रिलायंस ऑन हो गया। वहाँ पे हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ये आपने याद रखना है। ओके, तो इनके साथ प्रेपोजिशन क्या आएगी, ऑन आएगा, ये आपने ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नेक्स्ट वन क्या है, प्लीज्ड। सेटिस्फाइड हो गया, प्लीज्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, कंटेंट हो गया, हैप्पी हो गया, डिलाइटेड हो गया, ग्रेटिफाइड हो गया, कंटेंटेड हो गया, या फिर फुलफिल्ड हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है खुश करना, संतुष्ट करना, संतुष्ट करना या फिर खुश करना। और इन सभी के साथ हमारी जो प्रेपोजिशन आएगी वो क्या आएगा, विद। ये आपने याद रखना है, प्रेपोजिशन जो आएगा विद। प्लीज्ड विद हो गया, सेटिस्फाइड विद हो गया, कंटेंट विद हो गया, हैप्पी विद हो गया, डिलाइटेड विद हो गया, ग्रेटिफाइड विद हो गया, कंटेंटेड विद हो गया, फुलफिल्ड विद हो गया। इन सभी के साथ क्या आता है, प्रेपोजिशन आपको विद यूज़ करना है। ये आपने ध्यान रखना है कि इनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, तो विद आएगी। ओके, जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम, जैसे सी वॉज प्लीज्ड डैश द आउटकम ऑफ हर हार्ड वर्क and dedication to the project, she was pleased, वो खुश है, she was pleased dash the outcome of her hard work and dedication to the project। मतलब जो उसके प्रोजेक्ट का, जो उसने हार्ड वर्क दिखाया था, डेडिकेशन दिखाया था, उसका आउटकम दिखा रहा है, बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देनी है आपको। ओके, तो यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है, इसकी हिंदी अगर देखा जाए तो वो अपनी प्रोजेक्ट के प्रति, मतलब वह अपने प्रोजेक्ट के प्रति अब कड़ी मेहनत और समर्पण के परिणाम से क्या थी, प्रसन्न थी। तो यहाँ पे हमको लाना क्या है, प्लीज्ड हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा प्रेपोजिशन विद आ जाएगा। तो सिंपली प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, कंटेंट विद, हैप्पी विद, डिलाइटेड विद, ग्रेटिफाइड विद, इन सभी के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो हमारी विद आता है हमारा। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे जो आते हैं हम, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, सिमिलर हो गया, सिमिलर टू होता है,
सिमिलर हो गया, एकिन हो गया, कंपेरेबल हो गया, लाइक हो गया, एनालॉग्स हो गया, क्रॉसपोंडिंग हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, आइडेंटिकल हो गया, किंडर्ड हो गया, रिलेटेड हो गया, पैरेलल हो गया, क्लोज टू हो गया, मैचिंग टू। इन सभी का क्या मतलब होता है? समानता से रिलेटेड है। ठीक है, समानता, एक जैसा, अनुरूप, अनुरूप, एक जैसा। ठीक है, अनुरूप हो गया, समानता हो गया, एक जैसे से रिलेटेड है। और इनके साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो क्या आता है? टू आता है। यहाँ पे मैंने सबके साथ लगा दिया टू। सिमिलर टू हो गया, एकिन टू हो गया, कंपेरेबल टू हो गया, लाइक टू हो गया, एनालॉग्स टू हो गया, क्रॉसपोंडिंग टू हो गया, इक्विवेलेंट टू हो गया, आइडेंटिकल टू हो गया, किंडर्ड टू हो गया, रिलेटेड टू हो गया, पैरेलल टू हो गया। पैरेलल होता है ना समांतर, मतलब ये कहीं ना कहीं सारे सेंस जितने भी यहाँ पे मैंने बताया है सब समानता से रिलेटेड ही सेंस निकाल रहे हैं। पैरेलल, क्लोज टू हो गया, मैचिंग टू हो गया, इन सभी के साथ जो प्रेपोजिशन आएगी वो क्या आएगा? आपका टू आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। द टू कार्स आर similar. The two cars are similar dash each other in terms of size and performance. In terms of size and performance. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सिंपली यहाँ पे ध्यान देना है आपको। कहा क्या जा रहा है कि जो दोनों कारें हैं वो मामले में एक दूसरे से कैसे हैं? मिलती जुलती है। उनका जो साइज है, उनका जो परफॉर्मेंस है, वो सब कुछ क्या है? एक दूसरे से सिमिलर है, एक जैसा है, अनुरूप है, समान है। तो इन सभी के साथ क्या हम प्रेपोजिशन लाएंगे? टू लाएंगे। ये आपको याद रखनी है। तो सिमिलर टू, एकिन टू, कंपेरेबल टू, लाइक टू, एनालॉग्स टू, इन सभी का साथ हम प्रेपोजिशन जो लाएंगे वो आपका क्या लाएंगे? टू लाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका हो गया इन्फेस्टेड, हो गया टीमिंग, हो गया स्वार्मिंग, हो गया बीसेट, हो गया स्वैम्ड, हो गया पैक्ड, हो गया फ्लडेड, हो गया रिडल्ड, हो गया फिल्ड, हो गया सिचुएटेड, हो गया या फिर ब्रिस्टलिंग हो गया। इन सभी का क्या मतलब होता है? भरा हुआ। इन सभी का क्या मतलब होता है? भरा होना, किसी चीज़ से भरा होना। ठीक है, ये बताना है किसी चीज़ से। जैसे स्वैम्ड, स्वैम्ड मतलब क्या होता है? दलदल। अब दलदल क्या होता है? एकदम कीचड़ और पानी से कैसे होती है? भरी होती है। बिस्टेट मतलब भी होता है भरा हुआ। ठीक है, फिल्ड मतलब क्या होता है? भरा हुआ। फ्लडेड कैसे होता है? भरा हुआ रहता है। पैक्ड कैसे रहता है? भरा हुआ रहता है। टीमिंग कैसे रहता है? भरे हुए रहते हैं। इन्फेस्ट इंपॉर्टेंट है, भरा हुआ। इन सभी का सेंस आपका क्या निकलेगा? भरा होना से रिलेटेड है। जैसे अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे। द शॉप्स इज infested dash rats। जो शॉप है वो क्या है? चूहों से भरी हुई है। तो इन्फेस्टेड यहाँ पे लग गया तो प्रेपोजिशन क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन क्या लगाना है? विद लगाना है। इन सभी के साथ जितना भी यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा है ना, यहाँ पे जितने भी आपके कहीं पे भी आ जा रहे हैं तो उनके साथ आपको लाना क्या है? विद लाना है, विद। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, या फिर एक एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? उसी तरह एक वर्ड यहाँ पे भी है जो भी हमने बताया। क्रॉसपोंडिंग हो गया, मैचिंग टू हो गया, इक्विवेलेंट, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। सिमिलर टू, पैरेलल, कंपेरेबल, कन्फॉर्मिंग, इन सभी के साथ टू आता है। भी हमने पढ़ा है, समानता की बात कर रहा है ये। इन सभी के साथ क्या आता है? टू आता है। ये चीज़ें हमने अभी पढ़ा है, ये चीज़ें। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। आगे भी कुछ नहीं, अब हम समझेंगे कि और कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है वो भी हम पढ़ ले। उसी तरह एक वर्ड और है, यहाँ पे हम समझते हैं।
कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं जो स्लाइड में नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टेज। शॉर्टेज हो गया, लैक हो गया, लैक हो गया, स्कार्सिटी हो गया, स्कार्सिटी हो गया, और आपका डिप्राइव्ड हो गया, डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड हो गया, ब्रेफ्ट हो गया, ब्रेफ्ट, ब्रेफ्ट हो गया, और डिवॉइड हो गया, डिवॉइड हो गया, डर्थ हो गया, DEARTH, डर्थ, डर्थ हो गया, पॉसिटी हो गया, पॉसिटी हो गया। इन सभी का मतलब क्या होता है? एब्सेंस भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, एब्सेंस। इसके साथ भी आपका क्या प्रेपोजिशन आती है? ऑफ आता है, एब्सेंस। इन सभी का क्या मतलब होता है? जो आपका यहाँ पे दिया गया है, इन सभी का मतलब क्या होता है? कमी होना, अभाव होना, कमी होना, अभाव होना। ओके, कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना, अभाव होना, वंचित रहना किसी चीज़ से। वंचित मतलब ही होता है किसी चीज़ से वंचित, जैसे डिप्राइव्ड हो गया, ब्रेफ्ट हो गया, इन सभी का मतलब क्या होता है? वंचित होना, यानी कि किसी चीज़ की आपकी कमी होना। और इनके साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो आपने याद रखना है, इनके साथ जो प्रेपोजिशन आता है ऑफ आता है, ठीक है। इनके जो साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो आपका ऑफ आता है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा, ही हैज़ डिवॉइड डैश नॉलेज। अब यहाँ पे क्या आएगा? मतलब उसके पास क्या है? नॉलेज की कमी है, अभाव है। डिवॉइड आ गया, प्रेपोजिशन क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। सिंपली बस इतना ही ध्यान देना है। तो शॉर्टेज हो गया, शॉर्टेज ऑफ हो गया, लैक ऑफ हो गया, स्कार्सिटी ऑफ हो गया, डिप्राइव्ड ऑफ हो गया, ब्रेफ्ट ऑफ हो गया, डिवॉइड ऑफ हो गया, डर्थ ऑफ हो गया, पॉसिटी ऑफ हो गया, एब्सेंस ऑफ हो गया, कमी, अभाव होना, वंचित रहना। इनके साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो आपका क्या आएगा? ऑफ आएगा। ये आपने ध्यान देना है। और हम क्या देख सकते हैं, और भी समझ लेते हैं। छोटे छोटे बहुत हैं प्रेपोजिशन, मैं सोचती हूँ कि एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बट कवर नहीं हो पाएगा। और जैसे आप समझेंगे यहाँ पे, जैसे आपका अबाइड हो गया, अबाइड बाई होता है, ये आपने ध्यान देना। अबाइड बाई होता है, स्टिक, स्टिक टू होता है। उसी तरह अढेर, अढेर, अढेर टू भी होता है, ठीक है। उसी तरह कंप्लाई विद होता है। अब मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि तीनों का मतलब, जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इन सभी का मतलब क्या होता है? कंप्लाई विद होता है। अब यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है, इन सभी का मतलब क्या होता है? पालन करना, पालन करना। इन सभी का मतलब किसी चीज़ का पालन करना, चाहे वो रूल्स हो गए, नियमों का पालन करना। बट इन सभी के साथ प्रेपोजिशन आपकी क्या आती है? अबाइड बाई आता है। अबाइड के साथ क्या आता है? बाई आता है। स्टिक टू आता है। स्टिक टू मतलब भी, जैसे स्टिक टू द रूल्स, मतलब नियमों का पालन करना। अढेर टू आता है इनके साथ, कंप्लाई विद आता है। इन चारों का मतलब क्या होता है कि पालन करना, किसी चीज़ का पालन करना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाया, जैसे रीना, रीना शुड अबाइड डैश बाय द डैश द रूल्स, रूल्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि रीना को क्या करना चाहिए? नियमों का पालन करना चाहिए। अबाइड क्या होता है? पालन करना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अबाइड बाई होता है, तो प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। अब इसकी जगह पे स्टिक भी आ सकता है, इसकी जगह पे स्टिक आएगा तो टू लग जाएगा, इसकी जगह पे कंप्लाई आ जाएगा तो विद लग जाएगा। यहाँ पे तीनों का बस अलग अलग है, प्रेपोजिशन अलग है, लेकिन मीनिंग एक ही है, पालन करने से रिलेटेड है, ठीक है। किसी चीज़ को फॉलो करना, पालन करना, ये इस चीज़ से रिलेटेड है।
यहाँ पे आप फॉलो भी लगा सकते हैं, फॉलो करना या आज्ञा मानना, इसी का मतलब होता है फॉलो। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। उसी तरह हम समझेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि आपका एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है डाई फ्रॉम, डाई ऑफ। डाई फ्रॉम कहाँ लगता है, डाई ऑफ कहाँ लगता है? बस हम यहाँ दो ही चीज़ जानते हैं कि डाई के साथ या तो ऑफ लगेगा या तो फ्रॉम लगेगा। अगर डिजीज़ है तो ऑफ लगेगा, अगर कोई रीज़न है तो फ्रॉम लगेगा। लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि डाई के साथ फॉर भी लगता है, डाई के साथ इन भी लग सकता है, डाई के साथ विद लगता है। किस कंडीशन में लगता है ये मैं बताऊँगी। जैसे मैंने लिखा डाई, अब यहाँ पर डाई के साथ हम क्या क्या लगा सकते हैं? डाई के साथ ऑफ लगा सकते हैं, फ्रॉम लगा सकते हैं, डाई के साथ आपको फॉर भी लगा सकते हैं, फॉर, डाई के साथ विद भी लगा सकते हैं, डाई के साथ इन भी लगा सकते हैं। किस कंडीशन में लगेगा? डाई ऑफ कब लगता है? जब कोई डिजीज़ की बात होती है। जब कोई डिजीज़ की बात होगी तो डाई ऑफ लगेगा। डाई फ्रॉम कब लगेगा? 1 मिनट, इसको बीच में ले आते हैं। डाई फ्रॉम कब लगेगा? जब कोई रीज़न क्या? जैसे वो प्यास से मर गया, वो भूख से मर गया, उसकी मृत्यु हो गई भूख से, या फिर रीज़न प्यास से मर गया, वो अल्कोहल ज़्यादा पी रहा था, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो हम फ्रॉम लगाएंगे, ये रीज़न हो गया। फॉर कहाँ लगाते हैं? जैसे कोई कर्तव्य, हमको अपनी ड्यूटी के लिए कोई मरता हो, जिसको हम कर्तव्य बोल सकते हैं, कर्तव्य। जैसे वह अपने देश के लिए मर गया, इस टाइप का, मतलब उसने अपने देश के लिए जान दे दी। विद किसके साथ लगाते हैं? डाई विद कब लगता है? जैसे किसी के साथ मरना, किसी के साथ उसने आत्महत्या कर लिया, किसी के साथ उसकी डेथ हो गई, जैसे फ्रेंड वगैरह। और इन कहाँ लगता है? इन जैसे युद्ध में मर जाना, बैटल में, जैसे बैटल में, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। कहाँ? बैटल में डेथ हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डाई इन लगाएंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, सभी समझ में आएगा। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे ही डाइड, डैश कर दिया, ही डाइड डैश थ्रस्ट। थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स क्या होता है? प्यास, मतलब वह प्यास से मर गया। अब यहाँ पे सो क्या हो रहा है? क्या रीज़न सो हो रहा है ना, किस कारण उसकी मृत्यु हुई है, किस कारण मृत्यु हुई है। तो रीज़न ये है कि उसकी जो डेथ हुई है वो किस कारण हुई है? वो हुई है प्यास से। वो किसके कारण हुई है? तो प्यास से। तो यहाँ पे रीज़न शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम डाइड के साथ क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। उसी तरह अगर एग्जाम्पल देखें, ही डाइड डैश, जैसे ही डाइड टाइफाइड। टाइफाइड, ही डाइड टाइफाइड, मतलब उसकी जो डेथ हुई है वो किससे हो गई है? टाइफाइड से हो गई है। तो यहाँ पे एक बीमारी शो हो रहा है, डिजीज़ की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? डिजीज़ की बात कर रहा है। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे डिजीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिजीज़ की बात कर रहा है तो प्रेपोजिशन ऑफ आएगा। अब नेक्स्ट जो रूल देखेंगे, रूल नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे ही डाइड डैश हिज कंट्री, ही डाइड डैश हिज कंट्री, मतलब वह उसकी जो मृत्यु हुई है, उसकी जो डेथ हुई है वो किससे हुई है? अपने देश की वजह से उसकी। अब यहाँ पे देश कर्तव्य दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ड्यूटी दिखा रहा, शो हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे ड्यूटी की बात कर रहा है, यानी कि कर्तव्य, अपने देश के कर्तव्य के लिए वो मर गया है ना।
यहाँ पे कर्तव्य शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर लगेगा। प्रेपोजिशन क्या लगेगी, फॉर लगेगी। कर्तव्य के लिए, ड्यूटी के लिए क्या लगेंगे कि उसने अपने देश के लिए, सेंस क्या निकल रहा है, के लिए, अपने देश के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी, तो यहाँ पे फॉर लगेगा, के लिए। नेक्स्ट जो रूल देखेंगे हम, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देखेंगे, ही डाइड डैश हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि वह जो उसकी जो डेथ हो गई उसके फ्रेंड के साथ हो गई, साथ निकाल रहा है, यहाँ पे क्या निकाल रहा है, साथ, साथ की बात कर रहा है, विद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। देखिए तो डाइड के साथ क्या क्या हमने लगाया, डाई फ्रॉम लगाया, डाई ऑफ लगाया, डाई फॉर लगाया, डाई विद भी होता है। तो सिंपली आपको ध्यान देना है, कोई रीज़न अगर सो हो रहा है, हंगर से मर रहा है, प्यास से मर रहा है, भूख से मतलब वही हंगर हो गया, प्यास हो गया, इस चीज़ से या अल्कोहल से बहुत ज़्यादा, मतलब किसी रीज़न के अगर कोई डेथ, किसी की डेथ हो रही है तो हम वहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे प्रेपोजिशन। किसी डिजीज़ से हो रहा है, टाइफाइड, मलेरिया, कैंसर, कुछ भी, कोई भी डिजीज़ है, तो डिजीज़ से किसी की डेथ हो रही है तो हम डाई ऑफ लगाएंगे। और अगर ड्यूटी के लिए, यानी कि अपने कर्तव्य के लिए, या फैमिली की बात हो जाए, किसी के लिए भी कोई ड्यूटी अगर सो हो रहा है, यानी कि कर्तव्य क्या सो हो रहा है, कर्तव्य की बात आ रही है, तो वहाँ पे डाई फॉर हो जाएगा। और किसी के साथ कोई मर रहा है तो भाई यहाँ पे साथ तो आ ही जाए, तो यहाँ पे डाई विद हो जाएगा। तो इस तरह आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डाई के साथ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ओके, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं, और कोई रूल है तो उसको भी देख लेते हैं हम। विद, यानी कि यहाँ पे कोई भी विद की अगर बात करें तो विद हम साथ में, किसी के साथ अगर कोई मर रहा है, डेथ हो रही है, तो वहाँ पे हम विद लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल हम क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे होता है राइट। बहुत कंफ्यूजिंग है कि राइट, कभी कभी हम देखते हैं कि राइट विद लिखते हैं, राइट इन लिखते हैं, राइट इन कहाँ आता है, राइट विद कहाँ आता है। तो राइट याद रखिएगा, राइट आपका इन भी होता है, राइट इन भी होता है, और राइट विद भी होता है। किस कंडीशन में लगेगा, राइट इन होता है, राइट विद जब आगे आपका इंक दिया हो, आगे आपका पेंसिल दिया हो, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। राइट विद कब लगता है, जब आगे आपका आप पेन दिया हो, आप पेन की बात कर रहा हो, तो वहाँ पे राइट विद लगा देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे ही राइट्स डैश अ पेन। अब यहाँ पे हम क्या लाएंगे, ही राइट्स डैश अ पेन, वह एक कलम से लिखता है, एक कलम से लिखता है, यहाँ पे कलम की बात आ गई है, पेन से लिखता है, तो राइट्स विद हो जाएगा। अब यहीं पे पेन ना हो के पेंसिल, ओनली पेंसिल होता है या इंक होता, तो वहाँ पे हम इन लगा देते हैं, बट यहाँ पे आप पेन कर दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विद लगाएंगे। ये चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है। ओके, और देख सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट रूल यहीं पे देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा जो क्या कह रहा है, जैसे आपका अपोलोजाइज हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि क्या लगेगा। रिस्पॉन्सिबल हो गया या आंसवरेबल हो गया, आंसवरेबल हो गया, या फिर अपोलोजाइज हो गया, अपोलोजाइज हो गया। अब इनके साथ प्रेपोजिशन हम टू भी लाते हैं, ये आपने याद रखना है। इनके साथ जो प्रेपोजिशन आती है ना, वो टू भी आता है, और प्रेपोजिशन इनके साथ क्या आता है, फॉर भी आता है। टू भी आता है, फॉर भी आता है। कब, किस कंडीशन में, जब बात पर्सन की हो, जब आप किसी पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, या किसी पर्सन के लिए आप आंसवरेबल हो, जवाबदेह हो, रिस्पॉन्सिबल हो, या अपोलोजाइज हो, किसी पर्सन से आप अपोलोजाइज डायरेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे हम टू लगाएंगे।
पर्सन के लिए टू, बट अगर थिंग की बात हो रही है, समथिंग में आ रहा है, थिंग की बात हो रही है तो वहाँ पे फॉर। किसी चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, किसी चीज़ के लिए आंसरेबल हो, किसी चीज़ के लिए अपोलोजाइज हो तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, थिंग लगाएंगे। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे हम, एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, ही इज answerable, he is answerable dash the manager। 1 minute। द प्रिंसिपल कर सकते हैं, द प्रिंसिपल मतलब वो अपने प्रिंसिपल का क्या है, जवाबदेह है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, ये पर्सन है ना, प्रिंसिपल क्या है, एक पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। अभी मैंने कहा जब पर्सन की बात होगी, इन सभी के साथ अगर पर्सन की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ही इज आंसरेबल टू द प्रिंसिपल। ओके, उसी तरह एक और देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ही इज आंसरेबल डैश, ही इज आंसरेबल डैश दिस लॉस। मतलब वो क्या है, इस हानि का जवाबदेह है। अब यहाँ पे लॉस क्या है, क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, पर्सन इंडिकेट कर रहा है लॉस, नहीं, ये समथिंग में आ रहा है, यानी कि थिंग में, ये थिंग इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर आ जाएगा। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। ओके, आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल, अपोलोजाइज, किसी पर्सन से अगर हो रहा है तो टू, किसी थिंग की बात हो रही है तो फॉर। ओके, और भी देख लेते हैं। वीडियो लेंदी तो हो रही है, बट मैं जितना चाह रही हूँ कि जल्दी से उतना मैं ढेर सारा आपका रूल यहाँ पे कवर कर दूँ। ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं करेंगे, बस 10 मिनट में जितना भी कवर हो जाए। उसी तरह देखेंगे एक और रूल देखेंगे, टायर्ड विद भी होता है, टायर्ड विद भी होता है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको। वैसे तो एक वर्ड के साथ कई प्रपोजिशन लग जाते हैं अलग अलग सेंस निकालने में, बट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। टायर्ड विद भी होता है, टायर्ड ऑफ भी होता है। किस कंडीशन में लगेगा, जब फिज़िकली हम टायर्ड होते हैं, जैसे फिज़िकली हम अगर टायर्ड होते हैं, थके होते हैं, वहाँ पे विद लगाएंगे, और मेंटली अगर हम टायर्ड होते हैं वहाँ पे ऑफ लगाएंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फिज़िकली हो अगर तो टायर्ड विद लगाएंगे, मेंटली अगर हो तो टायर्ड ऑफ लगाएंगे। ओके, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे यहाँ पे। जैसे शी इज टायर्ड डैश रनिंग। एक मिनट, रनिंग, ठीक है। सी इज टायर्ड रनिंग, मतलब वो दौड़ने से क्या हो गई है, थक गई है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, फिजिकली थक रही है कि मेंटली थक रही है, आपको बस सेंस यहाँ पे निकालना है। सेंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लगेगा। सेंस निकालना है कि वो फिजिकली थक रही है कि मेंटली थक रही है। फिजिकली थक रही है, दौड़ रही है तो ऑब्वियसली वो फिजिकली ही थकेगी ना। तो यहाँ पे आपका सेंस क्या निकल रहा है, फिजिकली। यहाँ पे आएगा क्या, विद आएगा। तो सी इज टायर्ड विद रनिंग। उसी तरह एग्जाम्पल अगर देखेंगे एक और, जैसे आई एम टायर्ड डैश पॉवर्टी। आई एम टायर्ड डैश पॉवर्टी, मतलब मैं क्या हूँ, गरीबी से, जो पॉवर्टी है ना, उससे थक गया हूँ।
पॉवर्टी क्या है, ये मेंटली है ना, कहीं ना कहीं ये मेंटली शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेंटली थकान दिखा रहा है कि नहीं, कि पॉवर्टी गरीबी से वो थक गया है। अब यहाँ पे टायर्ड के साथ क्या लग जाएगा, ऑफ लग जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। 1 मिनट यार, यहाँ पे टायर्ड के साथ क्या लगाना है, ऑफ लगाना है, ये आपको ध्यान देना है। तो इस टाइप के हम, अगर टायर्ड विद कहाँ लगता है, फिजिकली हो, टायर्ड ऑफ कहाँ लगता है, मेंटली हो। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 मिनट का और हम समय ले लेते हैं, जिससे आपका और कवर हो जाए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराना चाहती हूँ, बट कवर नहीं हो पाएगा, नहीं कवर होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। एक और जल्दी से हम समझ लेते हैं, सिर्फ एक रूल और जल्दी से समझ लेते हैं। एक होता है डीफ, डीफ ऑफ भी होता है और डीफ टू भी होता है। डीफ ऑफ होता है, डीफ टू भी होता है। डीफ के साथ ऑफ भी लगाएंगे, टू भी लगाएंगे। और डीफ ऑफ मतलब क्या होता है, बहरा होना, वाकई में वो बहरा है। जैसे हमने पढ़ा था ब्लाइंड का, ब्लाइंड का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ब्लाइंड वाला, ब्लाइंड टू ब्लाइंड ऑन कहाँ लगता है, ब्लाइंड टू ब्लाइंड ऑफ कहाँ लगता है। डीफ ऑफ होता है, डीफ ऑफ मतलब होता है मतलब बहरा होना। और एक होता है डीफ टू, डीफ टू मतलब क्या होता है, अनसुना करना, अवॉइड करना, अनसुना करना। अनसुना करना, ठीक है। डीफ ऑफ कहाँ लगेगा, बहरा, यानी कि रियल में वो बहरा है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, राम जैसे सीता इज, 1 मिनट, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सुनीता, सुनीता इज डीफ डैश 1 ईयर, 1 ईयर। सुनीता इज डीफ डैश 1 ईयर, कान का। नेक्स्ट हम जो ले लेते हैं, शी इज डीफ डैश माई अर्ज, माई अर्ज, शी इज डीफ माई अर्ज। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, दोनों का सेंस निकालेंगे कि सुनीता जो है वो एक कान से क्या है, बहरी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक कान से बहरी है। वाकई में बहरा यहाँ पे दिखा जा रहा है, बहरा होना सेंस निकल रहा है कि वो बहरी है। यहाँ पे सेंस क्या निकाल रहा है, बहरा होना। तो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन क्या लाएंगे, ऑफ लाएंगे। उसी तरह सी इज डीफ माई अर्ज, उसने मेरे अर्ज को, मेरे आग्रह को, मेरे रिक्वेस्ट को, यहाँ पर रिक्वेस्ट ही मान लीजिए, उसने मेरे रिक्वेस्ट को क्या किया, मेरे आग्रह को क्या कर दिया, डीफ कर दिया, अनसुना कर दिया। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, डीफ टू लग जाएगा। ओके, तो इस तरह हम प्रेपोजिशन अगर पढ़ेंगे तो हमारा बहुत सारा प्रेपोजिशन ऐसा है जो क्लियर हो जाएगा। आपको कैसे लगे बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रही है, ना तो फिर आपको गुस्सा आएगी मैम ने बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो बना दिया है। बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा वीडियो है, ये कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपके बहुत सारे जितने भी प्रेपोजिशन से कुछ हद तक तो आपको आ ही जाएंगे प्रेपोजिशन। बाकी जो बचते हैं ना, जो भी रूल और इम्पॉर्टेंट रूल होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट वे में पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि आपका कभी भूले ना। प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही करेंगे, उसके पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, एक बार प्रीपोजिशन का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, देन हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ही ना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।